हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 8 में होने वाली राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, इतिहास सीरीज का ये पहला वीडियो है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है। ये आज इतिहास की शुरुआत है और धीरे धीरे आगे करके हम लोग संपूर्ण इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है कि जब आप इस पूरे इतिहास के पूरे जितने भी वीडियोस में करूंगा, अगर आप देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास अपने बगल में एक कॉपी पेन, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और उसके ऊपर आज की डेट डाल दें और जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं उसको आप नोट करते चलें ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प मिल सके और आप बहुत आसानी से छात्रवृत्ति की परीक्षा पास कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है इतिहास का कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? आपके 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरे ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरे ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यही आपके प्रथम गवर्नर क्या थे? जनरल थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। ठीक है, सबसे लास्ट वायसराय कौन थे? आपका 4 ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो है आपके अंतिम वायसराय थे। ठीक है, अंतिम वायसराय थे। कौन थे अंतिम वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। यहां पे अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों आपके पास है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको ब्रिटिश भारत का इतिहास भी कहा गया, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने लिखा इस पुस्तक को? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? 4 ऑप्शन है हेरोडोटस, लॉर्ड माउंटबेटन, वास्को डिगामा या जेम्स मिल। प्यारे बच्चों, अगर आपने इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहीं पर चर्चा है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो है वो जेम्स मिल ने लिखा था। किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। प्यारे बच्चों, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये जो जेम्स मिल थे ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, अर्थशास्त्री भी थे। स्पेलिंग यहाँ तालव्य होगा। ये एक अर्थशास्त्री भी थे और ये दार्शनिक थे। और ये क्या थे प्यारे बच्चों? दार्शनिक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मैं आपको बता देता हूं, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, अब अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जो पूछा ही गया है कई बार एग्जाम में आपके, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जेम्स मिल ने लिखी थी। ये एक अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे और इनका घर कहाँ था? ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कौन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे? जेम्स मिल जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जेम्स मिल कहाँ के थे? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन के थे, अमेरिका के थे, फ्रांस के थे या स्कॉटलैंड के थे। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जेम्स मिल जो थे वो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? मतलब भारतीय इतिहास को उन्होंने कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन है आपका 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। ये भी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसमें उन्होंने नाम दिया था तीनों को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। किसने बांटा था भाई? जेम्स मिल ने। ठीक है, कहाँ के थे जेम्स मिल? स्कॉटलैंड के थे, एक अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे और इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक की भी क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं,
किसका कथन है? ठीक है, किन्होंने कहा था कि जितने भी एशियाई समाज हैं वो यूरोप से, यूरोप जहां इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच जहां की थी कंपनियां जो भारत पर व्यापार करने आई थी, तो वहीं के कोई दार्शनिक हैं जिन्होंने ये बोला था कि सारे एशियाई समाज जो हैं उनकी जो सभ्यता है वो यूरोप के मामले में बहुत पीछे है। ऐसा किसने कहा था? हेरोडोटस ने, या रोमिला थापर ने, या जेम्स मिल ने, या थ्यूसिडाइड्स ने? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है वो जेम्स मिल से संबंधित है। तो इन्होंने बताया था कि भारतीय सभ्यता या एशियाई सभ्यता जो है वो यूरोप के सभ्यता से बहुत पीछे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसका कथन है? फिर से एक कथन दिया गया है कि अंग्रेज की मदद के बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता। किन्होंने कहा था? ऑप्शन है हेरोडोटस, रोमिला थापर, जेम्स मिल, या थ्यूसिडाइड्स। तो प्यारे बच्चों, इसका फिर से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में कह रहा है, भारत में आधुनिक इतिहास अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इसको जाना जाता है औपनिवेशिक युग के नाम से। ठीक है, औपनिवेशिक युग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मैं आपको एक लाइन में संक्षेप में बता देता हूं कि भारत में जो आधुनिक इतिहास में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी और इन्होंने पूरे भारत पर एक छत्र राज किया था। तो जब कोई मजबूत देश अपने से कमजोर देश पर वहाँ के सांस्कृतिक या सभ्यता या फिर वहाँ के आर्थिक हर चीज पर अपना कब्जा कर ले, तो वैसा कमजोर देश उस मजबूत देश का उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग, भारत उस समय कमजोर देश था और इस पर शक्तिशाली देश कौन सी थी? ब्रिटेन। और वो इस पर क्या की थी? यहाँ के हर भाग पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। क्योंकि हम लोग उसके उपनिवेश थे, इसलिए इस आधुनिक युग को, इस आधुनिक इतिहास को औपनिवेशिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अंग्रेजी शासनकाल है, आधुनिक इतिहास है भारत में, उसको औपनिवेशिक युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, ठीक है, जब कोई एक कमजोर देश है, ये जो एक देश बोला गया, ये कमजोर देश पर, जिस पर दूसरे देश का दबदबा हो जाने से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा ले, उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन ला दे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर कहां रखा जाता है? ठीक है, जो दस्तावेज, जो कागजात होते हैं, वो उसको बचाकर कहां रखा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अभिलेखागार या संग्रहालय में, पुस्तकालय में, राजमहल में, या फिर नई दिल्ली में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों अभिलेखागार। ये भी आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहां रखा जाता है? अभिलेखागार या संग्रहालय में रखा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय कब और कहां बनाया गया था? ठीक है, अब यहाँ एक शब्द जोड़ दिया, भारतीय, यानी भारत में अभिलेखागार और संग्रहालय कब और कहां बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, दिल्ली में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? पहला अभिलेखागार जहां पर दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, वो पहला अभिलेखागार दिल्ली में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1920 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया था? 1920। अभिलेखागार क्या होता है? जहां पर दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाता है। पहला अभिलेखागार या संग्रहालय कहां बना था? दिल्ली में। कब बना था? 1920 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं। पहले चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते थे हम लोगों ने उसको कवर किया है। और ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी में दस्तावेजों के नकल कौन तैयार करते थे? ठीक है, नकल जैसे आज आप फोटोकॉपी करा लेते हो ना,
ठीक है, किसी दस्तावेज आपके पास, मान लीजिए कि आपके 8 का मार्कशीट है और आप उसको फोटोकॉपी करा लेते हो, तो उसी को नकल बोला जाता है। पुराने समय में तो फोटोकॉपी मशीन थी नहीं, तो दस्तावेजों के नकल कौन तैयार करते थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उसको बोला जाता है ख हर्षुकार श और न खुशन वीसी। क्या बोला जाता है? खुशन वीसी। तो ये दस्तावेजों के नकल तैयार करते थे, इनको क्या बोला जाता था? खुशन वीसी कहा जाता था। ठीक है, या इनको बोला जाता था सुलेखन वीस, आप लिख सकते हैं बगल में, सुलेखन वीस भी बोला जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, आपको आगे चल के आप दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे, पलासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व यही कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने किसको दिया? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए किसको दिया था? तो इसका सही आंसर होगा रेनेल। ठीक है, किसको दिया था? रेनेल को दिया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने किसको दिया था? रेनेल को दिया था। हाँ, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा, भारत का पहला वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आप सब जानते हैं, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है वो वास्को डिगामा ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ के थे? तो आपको बता दूं, ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। वास्को डिगामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। 1498 ईस्वी में ये भारत आए थे। कितने ईस्वी में भारत आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। भारत के किस भाग में आए थे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा, भारत के एक राज्य केरल में आए थे और केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट। यहां से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं और कहीं ना कहीं बन के परीक्षा में पूछा भी गया है। तो भारत पहुंचने वाला पहला जो समुद्री रास्ता है उसकी खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा कहाँ के थे? आप ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। भारत कब पहुंचे? 1498 ईस्वी में पहुंचे। भारत में कहां पहुंचे? भारत में केरल राज्य में पहुंचे। केरल राज्य के किस बंदरगाह पर पहुंचे? तो केरल राज्य के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचे। कब पहुंचे थे? 1498 ईस्वी। कहां के थे? पुर्तगाल के थे। आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहली बार समुद्री रास्ते का खोज व्यापार के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किन्होंने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। और कौन थे जो ढूंढे थे भारत को का जो जलीय मार्ग है? वो थे वास्को डिगामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? अभी तुरंत हम लोगों ने देखिए यहाँ पर पढ़ा है 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ढूंढ लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा पहली बार भारत में कहाँ आया था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वास्को डिगामा केरल के कालीकट में आया था। इसमें ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सही आंसर होगा। वो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आए थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की रचना किसने की थी? प्यारे बच्चों, आप इतिहास का किताब पलट के देखिएगा तो उसके पहले ही चैप्टर में आपको एक मैप दिया है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि इस जगह पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूरोप महादेश है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यूरोप महादेश है और इस जगह पर मान के चलते हैं इस जगह पर अफ्रीका है। ठीक है, और इस जगह पर आपका क्या है? एशिया है। हाँ, इस जगह पर आपका क्या है? एशिया है। तो यूरोप से जो है कोई नाविक चलता है और अफ्रीका के इस कॉर्नर, इस जगह पर पहुंचता है। इसी जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। अब आपको यहां एक बात और याद रखना है, इसका हिंदी में क्या नाम था? इसका हिंदी में नाम था उत्तमासा अंतरीप। क्या नाम था? उत्तमासा अंतरीप। केप ऑफ गुड होप का दूसरा नाम क्या था? उत्तमासा अंतरीप। ठीक है, तो यूरोप से चलना शुरू किया और यूरोप से कहां पहुंचा था? अफ्रीका के इस हिस्से पर पहुंचा था
इसी इसी हिस्से को क्या बोला गया है, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? क्या वास्को डिगामा ने की थी? तो ऑप्शन नहीं। क्या कोलंबस ने की थी? कोलंबर मैंने लिख दिया, क्या कोलंबस ने की थी? नहीं। इसका सही आंसर होगा बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। और इसी के बाद जब कोलंबस आए तो वो यहाँ यूरोप से वो यूरोप से इस केप ऑफ गुड होप तक होते हुए और फिर यहाँ से वो कहाँ गए थे? भारत गए थे, और भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि पुर्तगाल यानी वास्को डिगामा से पहले एक और व्यक्ति थे जिनको भारत खोजने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, और वो व्यक्ति थे कोलंबस। ये निकले तो थे भारत की खोज करने, लेकिन ये किस चीज की खोज कर बैठे? अमेरिका की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, जलीय मार्ग का, तो वो कोलंबस ने किया था। ठीक है, और कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1492 ईस्वी। और अगर आपसे पूछेगा कि कोलंबस कहाँ के थे, तो आप बता दीजिएगा कि कोलंबस जो है वो स्पेन के एक नाविक थे। कहाँ के थे? स्पेन के। कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में की थी। तो आपको दो नाम बड़ा फेमस है जो आएगा, एक आएगा कोलंबस का नाम और एक आएगा वास्को डिगामा का नाम। वास्को डिगामा का नाम, आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की थी। ये 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचे थे, ये 1498 ईस्वी में इंडिया पहुंचे थे। ये स्पेन के थे और वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक में लगा रहेगा डच ईस्ट इंडिया, एक में केवल लिखा रहेगा ईस्ट इंडिया। अगर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो ये आपको याद होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि यहाँ डच लगा हुआ है तो ये डच कंपनी थी और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और यदि आपसे पूछे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो हुई थी 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1602 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1707 में किस मुगल सम्राट की मृत्यु हुई थी? ठीक है, 1707 ईस्वी में किस मुगल सम्राट की मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब, जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। औरंगजेब जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुए थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली बार कौन सा यूरोपीय देश आया? आपके ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांस, पुर्तगाल या डच। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। वो कहाँ के थे? वो पुर्तगाल के थे। तो इसलिए पुर्तगाल यूरोप में ही है, इसलिए सबसे पहले कौन सा देश? पुर्तगाल जो है वो भारत पहली बार आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे भी, 1857 का एक विद्रोह हुआ था जिसमें भारत के जो विद्रोही थे, जो ब्रिटिश हुकूमत को हराना चाह रहे थे, देश से भगाना चाह रहे थे, उन्होंने किसको अपना नेता मान लिया था 1857 के युद्ध में? आपसे अगर पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, आप याद रखिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो भारत के विद्रोही लोग थे, जो भारत के लोग थे, उन्होंने किसको अपना नेता माना था? बहादुर शाह जफर को। अब मैं आपको दो चार बात बता दूं, बहादुर शाह जफर जो हैं ये मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है, कौन है वो है आपके बहादुर शाह जफर। दूसरा बात, इसी 1857 के विद्रोह में कैप्टन हडसन के द्वारा, किसके द्वारा? कैप्टन
हडसन के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके नजर के सामने ही इनके बेटों की मृत्यु कर दी गई थी। किन्होंने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन। तो आप मेरी बातों को सुनकर इससे और भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसको बना सकते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसको 1857 के विद्रोह में भारतीय विद्रोहियों ने अपना नेता मान लिया था। इन्होंने इनको एज अ लीडर रखा था। इसी वजह से अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, जिसका नेतृत्व कैप्टन हडसन कर रहे थे। और बहादुर शाह जफर के नजर के सामने ही हडसन के द्वारा इनके बेटों की क्या की गई? मृत्यु करवा दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तुरंत मैंने आपको पहले बताया था, जब क्वेश्चन में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये एक चार्टर साइन हुआ था, जिस पर किसने साइन किया था? इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर, जिनको क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। कौन मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन कौन से देश से व्यापारिक कंपनियां यूरोप से भारत आई थी? यूरोप की कौन कौन सी कंपनियां थी जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी? आपको ये बताना है। तो इसके कुछ आंसर हैं, आप याद रखिएगा। आपको पता है सबसे पहले कौन आई थे? पुर्तगाल। और कौन सी कंपनी आई थी? आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन देश से ब्रिटिश कंपनी आई थी। और फ्रांस से फ्रांसीसी कंपनियां आई थी। और फिर आप कह सकते हैं डच। ठीक है, ये सभी कंपनियां जो है वो भारत आई थी। पुर्तगाल आए थे, ब्रिटेन देश से आए थे, फ्रांस से आए थे और डच से आए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है 1613 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1651 और 1667। 1600 ईस्वी तो इसका आंसर नहीं होगा। 1600 का मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1613 ईस्वी में सूरत में हुआ था। 1613 ईस्वी में कहां हुआ था? सूरत में हुआ था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1613 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां शुरू हुई? ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इस दोनों क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर है। इसमें आपको जोड़ के देगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता के हुगली नदी पर। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंग्लिश फैक्ट्री जब केवल लिखा रहेगा तो वो कहां शुरू हुआ था? वो सूरत में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता के हुगली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूरोप बाजार में किन भारतीय वस्तुओं की मांग थी? किन किन चीजों की मांग थी यूरोप में? तो इसका ऑप्शन है सूती वस्त्र, रेशम, मसाले और इनमें से सभी। आपको पता होगा कि इन सभी चीजों की मांग थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो आज का कोलकाता है इसका पुराना नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि कोलकाता का जो पुराना नाम था वो कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता। और कालीकाता के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कालीकाता। ठीक है, यही कलकत्ता का पुराना नाम था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखें। आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और एक दो बार रिवीजन करना है। कल के क्लास में हम लोग यहां से आगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।